बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर, आज बायोलॉजी पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 5 है हमारे पास और टॉपिक अभी तक हमारा वही कंटिन्यू है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि हम थोड़ी थोड़ी दो तीन तीन चार करके ब्रांचेस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग उसी लेक्चर की कंटिन्यूटी को आगे लेके चलते हैं और हमारा आज का टॉपिक है पैरासाइटोलॉजी। ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है। तो सबसे पहले लफ्ज़ी मतलब पैरासाइटोलॉजी का हम लोग देखते हैं। पैरासाइटोलॉजी का जो लफ्ज़ी मतलब है ये हमारे पास वर्ड पैरासाइट से डिराइव्ड है और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। मतलब ये कि हम लोगों ने पैरासाइटोलॉजी के अंदर पैरासाइट्स की स्टडी करनी है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ पैरासाइट। पैरासाइट की अगर हम लोग डिफ़ाइन करें तो पैरासाइट याद रखिएगा हमारे पास ऐसे जानदार को हम पैरासाइट बोलते हैं जो किसी भी होस्ट की बॉडी में या होस्ट की बॉडी पर रह के अपनी खुराक हासिल करे और बदले में उसी होस्ट को नुकसान दे इन द फॉर्म ऑफ डिजीज़ पैदा करके। तो इस तरह के जानदार को हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास पैरासाइट की जो दो टाइप्स हैं। नंबर एक हमारे पास है दैट इज़ नोन एज एक्टोपैरासाइट और सेकंड हमारे पास है एंडोपैरासाइट। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट। नंबर एक एक्टोपैरासाइट और सेकंड हमारे पास है एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट याद रखिएगा वो पैरासाइट्स होते हैं जो किसी भी होस्ट की बॉडी के आउटसाइड रहते हों। दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट की बॉडी पर ये पाए जाते हों, बॉडी ऑफ होस्ट। तो इस तरह के पैरासाइट को हम लोग नाम देते हैं एक्टोपैरासाइट। फॉर एग्जांपल मैं एक्टोपैरासाइट के अगर आपके साथ एग्जांपल शेयर करूं तो मिसाल के तौर पे मेरे पास मौजूद है, आप मॉस्किटो के एग्जांपल ले लें। मॉस्किटो के एग्जांपल ले लें आप लोग। मच्छर जो है दैट इज़ एक्टोपैरासाइट और इसके साथ साथ आप लाइस या जुएँ जो होती हैं ये हमारे पास एक्टोपैरासाइट के एग्जांपल्स हैं और ये किसी भी होस्ट की बॉडी पर आउटसाइड द बॉडी आपको ये रहते हुए नज़र आते हैं। इस वजह से हम लोग इनको नाम देते हैं एक्टोपैरासाइट। उसके बाद हम बात करते हैं एंडोपैरासाइट्स की। एंडोपैरासाइट याद रखिएगा ये हमारे पास वो पैरासाइट होंगे जो किसी भी होस्ट की बॉडी में रहते हैं। लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। ये होस्ट की बॉडी के अंदर आपको नज़र आएंगे, होस्ट की बॉडी में ये रहते हैं। जिस तरह मैं आपके साथ एग्जांपल अगर शेयर करूं तो फॉर एग्जांपल हमारे पास मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास मौजूद हैं अस्कैरस। अस्कैरस जो है ये आपका वर्म है, मलप है। तो ये हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन के अंदर जो है ये पाए जाते हैं। या फिर बैक्टीरिया जिस तरह आप लगा लें तो वो भी आपकी बॉडी के इनसाइड हैं, वो भी बतौर पैरासाइट काम करते हैं। तो पैरासाइटोलॉजी के अंदर जो हमारा मेन टारगेट है वो हमारे पास है डिस्कशन अबाउट पैरासाइट। हम लोग पैरासाइट की बात करेंगे कि पैरासाइट क्या होते हैं। और मैंने आपको बताया कि पैरासाइट हमारे पास ऐसे जानदार हैं जो होस्ट की बॉडी पर या होस्ट की बॉडी में रह के उनसे खुराक लें और बदले में उनको क्या करें, हार्म पहुंचाएं, नुकसान पहुंचाएं इन द फॉर्म ऑफ डिजीज़, बीमारी की सूरत में। और फिर मैंने उसकी टाइप्स आपके साथ डिस्कस की। उसके बाद जो पैरासाइटोलॉजी के अंदर जिन जिन चीज़ों को हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास हैं। सबसे पहले हम लोग किसी भी पैरासाइट का हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। यानी पैरासाइटोलॉजी के अंदर हमारा ये टारगेट होगा कि हम किसी भी पैरासाइट का स्ट्रक्चर डिस्कस करें। अब स्ट्रक्चर हम लोग क्यों डिस्कस करना चाहते हैं, ताकि जब हमें पैरासाइट की स्ट्रक्चर के बारे में इल्म हो जाएगा हम उसको कंट्रोल करने के लिए उसके खिलाफ जो मेडिसिन बनाएंगे, जो एंटीबायोटिक्स बनाएंगे, वो बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बैक्टीरिया है, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि मिसाल के तौर पर हमारे पास बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया हमारा एक पैरासाइट है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मुझे इसका पता है कि इसकी एक्सटर्नल जो वाल है हम उसको सेल वाल कहते हैं। तो मैं जब मुझे पता ये चल जाएगा कि बैक्टीरिया की एक्सटर्नल वाल हमारे पास सेल वाल है
तो ऑटोमेटिकली मैं जो भी मेडिसिन इसके खिलाफ तैयार करूँगा, जो भी एंटीबायोटिक मैं इसके खिलाफ तैयार करूँगा, वो वही होगी जो जाके सेल वॉल पे अटैक करेगी और हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, क्योंकि उनके आउटसाइड जो है वो सेल मेम्ब्रेन होगी, तो सेल मेम्ब्रेन पे ये बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगी। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले हमने पैरासाइटोलॉजी के अंदर किसी भी पैरासाइट का जो है वो स्ट्रक्चर जज करना है। और स्ट्रक्चर हम क्यों जज कर रहे हैं? ताकि हम उस साख्त के मुताबिक उसके खिलाफ कोई भी मेडिसिन जो है वो तैयार कर सकें। उसके बाद जो चीज़ हमने देखनी है वो हमारे पास है स्ट्रक्चर के बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि हम लोग किसी भी पैरासाइट के बारे में ये जान सकें कि वो बीमारी कैसे फैलाता है। हमें ये पता चल जाएगा कि वो किस तरह से हम तक जो है वो डिजीज़ काज कर सकता है या किस तरह से हमें नुकसान दे सकता है, तो हमें इसके बारे में इल्म होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये कहता हूँ कि हमारे इंसानों में एड्स की जो है वो बीमारी पैदा होती है, एड्स की जो है हम शिकार होते हैं। तो जब हमें उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन का पता चल जाएगा तो हम उसको इजीली जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं या उससे हम लोग एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं या जिस तरह भी हम उससे जो है वो बचने की कोशिश जो है वो कर सकते हैं। तो हमें किसी भी पैरासाइट के बारे में उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन का पता हो। फॉर एग्जांपल हमें ये पता चल जाए कि एड्स की बीमारी जो है वो क्यों हो रही है, जब हमें ये पता चलेगा कि एड्स की जो बीमारी है वो HIV के अटैक से हो रही है, तो हम लोग उन तमाम तर चीज़ों से इज्तनाब करेंगे जिनकी वजह से HIV जो है वो फैलता है। तो इस वजह से पैरासाइटोलॉजी के अंदर किसी भी पैरासाइट का हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम लोग उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करेंगे। उसके बाद थर्ड जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है पैरासाइटोलॉजी के अंदर वो हमारे पास है होस्ट एंड पैरासाइट रिलेशनशिप। होस्ट एंड पैरासाइट रिलेशनशिप, हम लोग होस्ट और पैरासाइट का आपस में रिलेशनशिप देखेंगे कि कौन सा होस्ट जो है वो कौन सा पैरासाइट जो है वो किस होस्ट पे और किस तरह से जो है वो इफ़ेक्ट करता है, ये भी जानना हमारे पास जो है ज़रूरी है। और उसके बाद लास्ट जो चीज़ है जो हमने यहाँ पे पैरासाइटोलॉजी के अंदर डिस्कस करनी है वो हमारे पास है लाइफ हिस्ट्रीज़। लाइफ हिस्ट्रीज़, हम क्यों किसी भी पैरासाइट की लाइफ हिस्ट्रीज़ को जानना चाहते हैं? हम इस वजह से जानना चाहते हैं जिस दिन हमें ये पता चल जाएगा कि इस पैरासाइट की वजह से इतना ज़्यादा डिजीज़ फैली है, इतना ज़्यादा जो है वो लॉस हुआ है इंसानियत का या किसी भी फार्म में डिजीज़ काज करके, तो जब हमें उसकी तारीख़ का पता होगा, फॉर एग्जांपल हमें जिस दिन ये पता चलेगा कि पोलियो की वजह से जो है वो इतने ज़्यादा लोग जो है माजूरी के शिकार हो गए, या फिर हमें ये पता चलेगा कि मच्छर के काटने की वजह से इतने सारे लोग जो है वो मलेरिया का शिकार हो गए, या फिर हमें ये पता चल जाए जिस दिन कि भाई कोरोना वायरस जो है उसके अटैक की वजह से हमारे पास जो इंसानियत है उसको इतना सारा नुकसान हुआ। जब हम किसी भी पैरासाइट की तारीख पढ़ लेते हैं, उसकी हिस्ट्री उठा के देख लेते हैं, तो हम उसको कंट्रोल करने का भी उतना ज़्यादा अच्छे से एक्शन जो है वो लेते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट आप लोगों ने जो है वो डिस्कस करने हैं। पहला पॉइंट हमने क्या देखा, हमने देखी जी स्ट्रक्चर किसी भी पैरासाइट की, उसके बाद हमने देखा मोड ऑफ ट्रांसमिशन को, थर्ड हमने देखा होस्ट और पैरासाइट का आपस में रिलेशनशिप, और फोर्थ हमने पैरासाइटोलॉजी के अंदर क्या देखा, लाइफ हिस्ट्री को देखा। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर डिफाइन की तरफ कि पैरासाइटोलॉजी की जो है वो डिफाइन क्या है। तो मैं यहाँ पे इसकी डिफाइन लिख देता हूँ, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट, इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वी स्टडी अबाउट पैरासाइट। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम पैरासाइट से रिलेटेड इल्म हासिल करते हैं, पैरासाइट के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। और उसमें मैंने आपको बता दिया कि पैरासाइटोलॉजी के अंदर हमने किन किन चीज़ों को डिस्कस करना है। हमने सबसे पहले पैरासाइट के बारे में जानना है कि पैरासाइट क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कि पैरासाइट की टाइप्स कितनी हैं, वो मैंने आपको बता दी, एक्टोपैरासाइट हैं, एंडोपैरासाइट हैं, विद एग्जांपल मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने इन 4 पॉइंट्स को ज़्यादा डिस्कस करना है पैरासाइटोलॉजी के अंदर। पहला है किसी भी पैरासाइट का स्ट्रक्चर, हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप देखेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे उस पैरासाइट की लाइफ हिस्ट्री। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट जो बायोलॉजी की ब्रांच है, दैट इज़ नोन एज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। हम लोग आज की जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें नेक्स्ट हमारी ब्रांच है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो ये हमारे पास हमारी नेक्स्ट ब्रांच है, बिल्कुल सिंपल सी डिफाइन है, आपको भी क्लियर हो जाएगी। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर अगर हम इसके
डिफाइन से पहले इसका लफ्ज़ी मतलब देखें तो इसमें हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिलेशन देखेंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिलेशन देखेंगे विद देयर इन्वायरमेंट, माहौल के साथ, विद देयर इन्वायरमेंट, उसके माहौल के साथ। हम किसी भी जानदार का रिलेशन उसके माहौल के साथ देखेंगे कि जानदार जो है वो किस तरह से माहौल के साथ इंटरेक्शन करता है या उसके किस तरह से ताल्लुकात हैं, तो ये हम देखेंगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। अब आते हैं हम इसकी प्रॉपर डिफाइन की तरफ। प्रॉपर डिफाइन में हम लोग ये लिखेंगे द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की ये वो शाख है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार का हम ताल्लुक देखेंगे, इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट, तो ये चीज़ हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रॉपर डिफाइन मैंने यहाँ पे लिखी और मैंने आपको ये बताया कि ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे इंटरेक्शन को। हम जानदारों के ना ताल्लुकात देखेंगे, किस चीज़ के साथ हमने ताल्लुकात देखने, विद देयर ऑर्गेनिक, हम लोग जानदारों के ताल्लुकात देखेंगे उसके ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट के साथ। और दूसरा जो पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस करना है वो हमने लिखा है विद देयर इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट, कि हम लोग साथ साथ इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट को भी डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एनवायरनमेंटल बायोलॉजी के अंदर जो जानदार का ताल्लुक ऑर्गेनिक मटेरियल से होगा, वो ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है? ऐसे मटेरियल्स को हम ऑर्गेनिक मटेरियल बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक बोलते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ पाई जाती हो। हम इस तरह के मटेरियल्स को नाम देते हैं कि ये हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल हैं। जैसा कि हमारे पास फूड है, हम लोग बात करेंगे फूड की। उसके बाद अगर हम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की बात करें तो इनऑर्गेनिक हमारे पास मटेरियल्स वो मटेरियल्स होंगे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ ना पाई जाती हो। जैसा कि मैं एग्जांपल आपको देता हूँ वाटर की, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ एयर की। तो दीज आर द इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो हम लोगों ने क्या करना है, एक जानदार का एनवायरनमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम लोगों ने ये देखना है कि एक जानदार किस तरह से ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करता है, उसका किस तरह से लिंक है या किस तरह से रिलेशन है। और साथ साथ हम ये देखेंगे कि उस जानदार का इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट जैसे कि पानी है, हवा है, ठीक है, ये स्मोक है, इन तमाम चीज़ों के साथ क्या रिलेशन है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है जो वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एनवायरनमेंटल बायोलॉजी को इकोलॉजी से डिफरेंशिएट करते हैं, वो हमारे पास ये है कि यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि स्पेशली हमने जिस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करना है, स्पेशली हम लोग देखेंगे रिलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, रिलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान का क्या लिंक है, इंसान जो है वो माहौल के साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है, रिलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और साथ हम लोग लास्ट पॉइंट लिख रहे हैं ह्यूमन बीइंग के बाद एंड देयर एक्टिविटीज़, इंसान का क्या लिंक है और इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं, इंसान की जो सरगर्मियाँ हैं, वो किस तरह से माहौल के साथ, माहौल पर जो है वो असरअंदाज होती हैं, हमने साथ साथ ये देखना है। फॉर एग्जांपल हम लोग ये देखेंगे एनवायरनमेंटल बायोलॉजी के अंदर कि किस तरह से इंसान की वजह से हमारा माहौल जो है वो तबाह हो रहा है, किस तरह इंसान की वजह से वो जो है वो हमारी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, किस तरह इंसान की वजह से जो है माहौलियाती आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी, फ़िज़ाई आलूदगी ये कैसे बढ़ रही है, किस तरह इंसान की वजह से डे बाई डे हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रहा है, किस तरह इंसान की वजह से जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के चांसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे किसके अंदर, एनवायरनमेंटल बायोलॉजी के अंदर। बाज़ दफ़ा ये होता है कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी को लोग जो है ना वो सेम समझ लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि इकोलॉजी की टर्म, इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में थोड़ा सा फ़र्क है, बस आप इस तरह लगाएं, स्लाइडली डिफरेंस है। इकोलॉजी में हम लोग इंटरेक्शन देखते हैं किसी भी माहौल के अंदर या इकोसिस्टम के अंदर। हम लोग दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक हम लिविंग और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे
नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को। लेकिन यहाँ पे हमने जो बात करनी है वो ये करनी है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर चीज़ें वही हैं, लिविंग और नॉन लिविंग ही हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि हमने इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर साथ साथ ये देखना है कि किस तरह इंसान जो है वो माहौल के साथ बिहेव कर रहा है, इंसान की वजह से माहौल को जो है वो कितने सारे मसाइल का सामना है। तो ये सारा हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। और इकोलॉजी के अंदर हम सिर्फ क्या डिस्कस करेंगे कि जिंदा जानदार जितनी भी चीज़ें हैं उनका किस तरह से बेजान चीज़ों के साथ लिंक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है आपका इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। उसके बाद हम थर्ड अपने डिफाइन की तरफ मूव करते हैं, थर्ड ब्रांच की तरफ हम मूव करते हैं, तो वो हमारे पास है जी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी याद रखिएगा, नाम से ज़ाहिर है माइक्रोबायोलॉजी, ये हमारे पास वो टर्म है जिसमें हम स्टडी करेंगे, वी स्टडी अबाउट, हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे, स्टडी अबाउट माइक्रोब्स, हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि माइक्रोब्स हमारे पास कौन से जानदार होते हैं। याद रखिएगा माइक्रोब्स हमारे पास वो जानदार हैं जो हमें माइक्रोस्कोपिकली या हमें आम आँख से नज़र ना आते हो, हमें माइक्रोस्कोप की मदद से देखने पड़ जाएं, मतलब जिनका साइज़ बहुत छोटा हो। जैसा कि हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, हम स्टडी करेंगे जी बैक्टीरिया की। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर वायरसेस की, हम लोग स्टडी करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर प्रोटोजोआन्स की। तो ये हमारे पास वो तमाम तर जानदार हैं जिनको हम इसके अलावा हम लोग माइक्रोस्कोपिक एलजी की भी साथ साथ यहाँ पे स्टडी करेंगे। और साथ ही आपके टेक्स्ट बुक में एक टर्म लिखी हुई है कि माइक्रोस्कोपिक फंजाई की भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब क्वेश्चन ये कि माइक्रोस्कोपिक एलजी में जिस तरह हमारे पास जो एलजी ऐसे एलसी एलजी हैं जो बिल्कुल आम आँख से नज़र नहीं आते, हम उनको स्टडी करेंगे। और माइक्रोस्कोपिक फंजाई में हम किसको स्टडी करेंगे, हम लोग यीस्ट वगैरह की जो है स्टडी करेंगे। तो बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ रहे हो, दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। और इसमें हमने कौन कौन से माइक्रोब्स की स्टडी करनी है, जैसा कि हमारे पास बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, प्रोटोजोआन है। प्रोटोजोआन में हमारे पास अमीबा है, पैरामीशियम है, क्लेबेडोमोनास है, इस तरह की चीज़ें। और उसके बाद हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक एलजी हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, और साथ साथ हम किसको डिस्कस करेंगे, माइक्रोस्कोपिक फंजाई को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अपनी चौथी डिफाइन की तरफ, चौथी ब्रांच की तरफ मूव करते हैं, और वो हमारे पास है जी जू जियोग्राफी। जू जियोग्राफी बिल्कुल सिंपल सी ये डिफाइन है। जू जियोग्राफी का अगर हम लफ्जी पहले मतलब देखें तो जू मीन हमारे पास है एनिमल्स, और उसके बाद जियो मीन हमारे पास है अर्थ, जियो मीन हमारे पास है अर्थ, और ग्राफी मीन हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन। अब लफ्जी मतलब आप सबको क्लियर हो, डिस्ट्रीब्यूशन लफ्जी मतलब आपको क्लियर हो गया कि हम लोग जू जियोग्राफी के अंदर एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे अर्थ पे। मैंने जिस तरह आपको लफ्जी मतलब बताया कि जू मीन एनिमल्स, जियो मीन अर्थ, और ग्राफी मीन डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम लोग इस कायनात के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर हम एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। अब मैं इसकी प्रॉपर डिफाइन लिखता हूँ, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, branch of biology in which we study about, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे, स्टडी अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन फैलाव को बोलते हैं जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ, कि हम लोग ज़मीन के मुख्तलिफ रीजन्स पर जो जानवरों के फैलाव है, हमने बायोलॉजी की इस ब्रांच के अंदर हमने देखना है, और हम इस ब्रांच को नाम देते हैं जू जियोग्राफी का। अब इसमें हमने एक तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है, दूसरा हम लोग साथ साथ ये देखेंगे कि जो जानदार जिस भी रीजन के अंदर रह रहे हैं वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, और साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि उन जानवरों को वहाँ पे उस इन्वायरमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, और
क्या उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं उस इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट्स हम देखेंगे, और फिर हम लोग उनके सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे कि हमने किस तरह से उन प्रॉब्लम्स का हल जो है वो निकालना है। तो ये सारा कुछ जो है ज़ू ज्योग्राफी के अंदर हम डिस्कस करेंगे। मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ कि ज़ू ज्योग्राफी के अंदर हमने ये देखना है कि हमारे पास जितने भी एनिमल्स हैं वो अर्थ के मुख्तलिफ रीजन्स पे आपको फैले हुए नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूँ कि हमारे पास एक जानदार, जैसा कि आप लगा लें कैमल है, आप ऊँट की एग्जांपल ले लें, तो ये हमें पता है जी डेजर्ट में पाए जाते हैं। डेजर्ट आपका एक रीजन है जी अर्थ का, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। अगर हम बात करें ये फिशेज़ की, तो फिशेज़ हमारे पास हमें पता है कि ये हमेशा जो है वो वाटर में पाई जाती हैं। अब वो चाहे समंदर का पानी हो, चाहे किसी झील का पानी हो, या फिर किसी दरिया का पानी हो, तो फिशेज़ यहाँ पे हैं। आप इसी तरह से बर्फ़ानी रीच की बात करें तो हमारे पास जो पोलर बेयर हैं ये हमेशा पोलर आइस कैप्स में पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे ये देखना है ज़ू ज्योग्राफी के अंदर कि जो पोलर बेयर हैं जिन एरियाज़ में रह रहे हैं, क्या वहाँ का एनवायरनमेंट उनके लिए सूटेबल है, वो किस तरह से अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद हमने ये देखना है कि जो जानदार डेजर्ट में रह रहे हैं उनको प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और उनको वहाँ पे वो किस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। ये सारा कुछ हम लोग ज़ू ज्योग्राफी के अंदर देखेंगे। उसके बाद हम आते हैं ज़ू ज्योग्राफी की हमने दो टाइप्स देखनी है। एक हमने पहली टाइप देखनी, मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ ज़ू ज्योग्राफी की टाइप्स। जो पहली टाइप है हमारे पास, दैट इज़ नोन एज फाइटोजियोग्राफी, फाइटोजियोग्राफी। और जो दूसरी टर्म हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो हमारे पास है ज़ू जियोग्राफी, फाइटो और ज़ू जियोग्राफी। अब इसमें आप लोगों ने देखना है कि जो फाइटोजियोग्राफी है उसमें हम लोग स्टडी करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स की हम बात करेंगे कि ज़मीन के मुख्तलिफ रीजन्स पर जो प्लांट्स हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हैं, कैसे कैसे फैले हुए हैं। और ज़ू ज्योग्राफी के अंदर हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। हम लोग साथ साथ बात करेंगे कि हमारे जो ज़मीन के मुख्तलिफ रीजन्स हैं, खित्ते हैं, उन पर पाए जाने वाले एनिमल्स जो हैं वो किस तरह से वहाँ पे रहते हैं, किस तरह से उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके काजेज़ क्या हैं, उनके ऊपर एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट क्या है। ये सारा कुछ हम लोग इसमें देखेंगे ज़ू ज्योग्राफी के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम लोग यहाँ से नेक्स्ट जो है वो मूव करेंगे।